आज अपन एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारे किसान भाई पहले से ही जानते हैं या कुछ किसान भाई इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। उस प्रोडक्ट का नाम है नैनो लिक्विड यूरिया, जो कि एक तरल फॉर्म में आता है। यानी अब तक जो यूरिया के प्रोडक्ट आप देख रहे थे वो एक सॉलिड फॉर्म में थे, यानी कि टॉस फॉर्म में आ रहे थे, दानेदार रूप में। और तीन टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे थे। जो पहला है ट्रेडिशनल यूरिया, यानी साधारण यूरिया, जो सफेद दानेदार फॉर्म में आता है, जिसमें नाइट्रोजन 46% होती थी। उसके बाद में था नीम कोटेड यूरिया, यानी इसमें भी नाइट्रोजन 46% होती है, और इसके ऊपर, इसके दाने के ऊपर क्या है, नीम ऑयल की कोटिंग कर दी। उसके बाद में तीसरे नंबर का जो प्रकार था यूरिया का, वो था गोल्ड यूरिया। यानी गोल्ड यूरिया में 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर थी। लेकिन ये जो चौथे नंबर का यूरिया का प्रकार इफ्को ने लॉन्च किया है 31 मई 2021 को, और इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो भी इफ्को ही है, और इफ्को के ही एक वैज्ञानिक रमेश रालिया, इन्होंने इसको सर्वप्रथम बनाया था। तो देख लेते हैं इसके बारे में। यानी इसकी जो लॉन्चिंग है वो 31 मई 2021 को हुई थी, और इफ्को के एक वैज्ञानिक रमेश रालिया, इन्होंने इसको सर्वप्रथम खोजा था। और इसका जो वेट है, यानी नैनो लिक्विड यूरिया, एक 500 ml की बोतल में आता है, और इस 500 ml की बोतल में जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो 4% है। और ये प्रोडक्ट एफसीओ अप्रूव्ड है, यानी गवर्नमेंट ने इसको एफसीओ के अंतर्गत ले रखा है। यानी एफसीओ का मतलब हुआ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है, यानी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, यानी उर्वरक नियंत्रक आदेश। इसके तहत गवर्नमेंट ने इसको मान्यता दे रखी है। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक इस प्रोडक्ट को किसान भाइयों ने बहुत परेशान करके रख दिया। इसलिए करके रख दिया क्योंकि जब आप एक दुकान पर एक यूरिया का कट्टा लेने जाते हो तो आपको साथ में एक नैनो यूरिया की बोतल भी थमा दी जाती है। यानी जबरदस्ती आपको एक नैनो यूरिया की बोतल थमा दी जाती है, और किसान भाइयों से यूरिया के कट्टे के जो पैसे भी ले रहे हैं, और जो नैनो लिक्विड यूरिया है उसके भी पैसे ले लेते हैं। तो ऐसा क्या खास है इस प्रोडक्ट में जो गवर्नमेंट भी और जो इफ्को है वो भी इसको यानी इतना किसानों के प्रेशर डाल रही है इसको लेने के ऊपर। तो यानी आप किसान भाइयों के साथ में इतना जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? अगर ये प्रोडक्ट इतना सही है, इतना जो आपने कहा है इसके बारे में, यानी आपने बड़े बड़े दावे किए हैं इसके बारे में, अगर ये इस प्रोडक्ट में वाकई में दम है, तो आप इसको किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ जबरदस्ती देके किसानों को क्यों परेशान कर रहे हो? तो इसी बारे में अपन इसको लेकर ही मैंने ये वीडियो बनाया है, और इसके बारे में अपन जानेंगे कि क्या वास्तव में ये प्रोडक्ट सही है। तो चलिए अपन इसके बारे में देख लेते हैं। एक 500 ml की बोतल के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। मेरे पास एक 500 ml की जो यूरिया, नैनो लिक्विड यूरिया की बोतल है वो ये है, और इस पे लिखा हुआ है एक बोतल कम से कम एक यूरिया बैग के बराबर। यानी जितना आपका एक यूरिया का कट्टा काम करता था उतने ही ये बोतल भी काम करेगी, ऐसा इस पे लिखा हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, एक बोतल एक बैग के बराबर। क्या ये सही है? इसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। और इस पे नाइट्रोजन के बारे में लिखा हुआ है कि 4% है, वेट दिया गया है 500 ml है, और इसके स्प्रे के बारे में जानकारी दी गई है। और एक चीज और लिखी हुई है एफसीओ अप्रूव्ड, यानी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, जो गवर्नमेंट का एक आदेश है उसके अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड किया गया है, यानी मान्यता दे रखी है। और एक क्यूआर कोड दिया गया है इस पे, और लिखा गया है अधिक जानकारी के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें। तो देखते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कि क्या जानकारियां हैं इसके बारे में। तो चलिए, मेरे पास दूसरा वाला मोबाइल है, मैं इससे क्यूआर कोड स्कैन कर लेता हूं। तो इससे आपको गूगल पर जाना होगा, और गूगल का जो क्यूआर कोड है स्कैनर, उससे आपको स्कैन करना होगा। तो देखते हैं इसको स्कैन करके क्या होता है। अलाउ कर देता हूं मैं यहाँ पे इसको। देखते हैं इसके बारे में क्या जानकारी है क्यूआर कोड में। तो आप स्क्रीन पर देखिए इसके क्यूआर कोड में क्या क्या है। यानी बैच नंबर दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, यानी जो मेरे हाथ में नैनो यूरिया की बोतल थी उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो क्यूआर कोड में दिखाई गई है 21/2/2023, और एक्सपायरी डेट भी दी गई है 20/2/2024। मार्केटिंग कौन कर रहा है इसकी? इफ्को ही कर रहा है। प्रोडक्ट का नाम दे रखा है और वेट दे रखा है 500 ml। यानी ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी डेट को लेकर के, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, इससे आप
QR कोड का इस्तेमाल करके भी आप देख सकते हैं अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो अब अपन आगे चलते हैं इसके दावे को लेकर। यानी जो इफ्को है, इफ्को ने जो इसके प्रचार में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी और इसको लेकर दावे किए थे, तो जो 3 महत्वपूर्ण दावे थे इफ्को के, वो अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला दावा था, एक बोतल एक बैग के बराबर। यानी ये जो दावा है, ये इस पे भी लिखा हुआ है बोतल पे, नैनो लिक्विड यूरिया की बोतल पे, कि एक जो बैग है, यानी जो यूरिया का कट्टा आता है 45 या 50 केजी का, जितना वो काम करता है आपकी फसल के अंदर, उतना ही काम ये आपकी एक नैनो लिक्विड यूरिया की 500 ml की बोतल भी करेगी। तो इसके बारे में भी अपन जानकारी देखते हैं क्या है। और उसके बाद में है किसानों की लागत घट जाएगी। यानी अगर आप नैनो लिक्विड यूरिया का उपयोग करते हो तो उससे आपकी लागत घट जाएगी। क्या ये वास्तव में सही है? और आगे लिखा हुआ है फसल के उत्पादन में वृद्धि होगी। यानी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो जितनी पहले आपके फसल हो रही थी उससे ज्यादा उत्पादन में वृद्धि होगी। यानी चाहे थोड़ी बहुत ही हो लेकिन वृद्धि होगी। लेकिन अगर ये दावे हकीकत में सही हैं, यानी जो इफ्को ये दावे कर रहा है ये वास्तव में सही है, यानी एक बोतल जो है वो एक बैग के बराबर काम कर रही है और किसानों की लागत घट रही है और फसल के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, अगर ये तीनों दावे सही है तो फिर आपको किसानों को कट्टे के साथ में इसको देने की क्या जरूरत पड़ गई? यानी आप इस किसानों के साथ में जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? यानी किसान दुकान पर लेने जाता है यूरिया का कट्टा और उसको साथ में एक नैनो यूरिया की बोतल जबरदस्ती दे रहे हो आप। इतनी जबरदस्ती क्यों? अगर वाकई में ये इस प्रोडक्ट, ये जो तीनों कंडीशन है इस पे सही है या इसमें दम है वास्तव में इस प्रोडक्ट में, तो आप ये प्रोडक्ट अपने आप ही बिक जाएगा मार्केट में। किसानों को यूरिया के कट्टे के साथ में इसको जबरदस्ती देने की क्या जरूरत है? तो देखते हैं अपन इसको एक एक करके। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एक जो बोतल है 500 ml की, वो एक यूरिया बैग के बराबर काम करती है क्या वास्तव में? अगर करती है तो फिर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये। तो इसको देख लेते हैं अपन। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो इफ्को की बोतल के ऊपर लिखा हुआ है कि एक बोतल एक यूरिया बैग के बराबर, इसका मतलब यह है कि जितना एक कट्टा आपकी जमीन के अंदर यूरिया का काम कर रहा है उतना ये 500 ml की जो नैनो यूरिया की बोतल है वो भी काम करेगी। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक तरफ नैनो यूरिया लिख दिया और दूसरी तरफ लिख दिया यूरिया। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इस नैनो यूरिया की जो बोतल का वेट है वो 500 ml है। और इधर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। और ये जो यूरिया है जो अधिकांश किसान भाई इसका उपयोग करते हैं, जो 45 केजी में आता है, पहले 50 केजी में आता था, तो इसका वेट जो है वो 45 केजी है। अपन इसका 45 ही ले लेते हैं। और इस 500 ml की बोतल में जो नाइट्रोजन है वो 4% है और इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 46% है। अब यानी जो एक यूरिया का एक कट्टा है उसका जो वेट है, वजन है वो 45 केजी है और इसमें नाइट्रोजन है 46%। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि जो 45 केजी का जो कट्टा आ रहा है उसमें नाइट्रोजन कितनी हो गई? 46%। इसका मतलब ये हो गया। अब यहां से मैं इसकी 1 केजी में कितनी नाइट्रोजन उपस्थित है इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं यहां से। यानी 1 केजी जो नाइट्रोजन है उसमें 1 केजी यूरिया है उसमें कितनी नाइट्रोजन होगी वो यहां से अपन निकाल लेंगे। और इसका यहाँ पे आ जाएगा भाग देने पर 45 एकम 45,602%। यानी यहां से मैंने 1 केजी यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा को निकाल लिया जो कि 1.02% है। अब अपन आगे देखते हैं कि जो जमीन में देने वाला यूरिया है उसका जो फसल है वो 40 से 50% ही ग्रहण कर पाती है। यानी कि जो जमीन में देने वाला यूरिया है उसको फसल पूरा का पूरा ग्रहण नहीं करेगी। यानी जितना आप यूरिया डाल रहे हो उतना ही, यानी 46% ही नाइट्रोजन फसल ग्रहण नहीं कर रही है। यानी उसका फसल 40 से 50% ही नाइट्रोजन या खाद को ग्रहण कर रही है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अपन। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो फसल है जमीन में देने वाले यूरिया को 40 से 50% ही ग्रहण कर पाती है और बाकी का जो यूरिया है वो आपकी जमीन के अंदर लॉस हो जाता है, एनवायरमेंट में लॉस हो जाता है, जल के अंदर लॉस हो जाता है और वायु के अंदर लॉस हो जाता है।
तो थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं कि कैसे जो यूरिया है जमीन के अंदर देने वाला उसको फसल 40 से 50% ही ग्रहण कर पाती है। तो मैं इसको समझने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। यानी जो यहाँ पे यूरिया है, इसका ये फॉर्मूला है, यानी जो आप जमीन के अंदर यूरिया दे रहे हो उसका फॉर्मूला NH22CO है, और ये कन्वर्ट होगा अन्य दूसरे रूपों में, यानी ये 3 रूपों में कन्वर्ट होता है। एक तो अमोनिकल फॉर्म में, और एक है नाइट्राइट, और एक है नाइट्रेट फॉर्म में। यानी जो आप जमीन के अंदर यूरिया दे रहे हो, यानी ये वाला यूरिया, फसल इसको डायरेक्ट ग्रहण नहीं करती है। यानी फसल को ग्रहण करने के लिए सबसे पहले इस वाले यूरिया को इन रूपों में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब जाके आपकी फसल इनको ग्रहण करेगी। और ये 3 रूप है, इनमें से भी 2 ही रूपों को ग्रहण करती है। यानी ये है अमोनिकल फॉर्म, फसल इसको ग्रहण करती है, यानी कुछ फसलें इसको ग्रहण करती हैं, जैसे धान की फसल, और जो बाकी की फसलें हैं वो नाइट्रेट फॉर्म में ग्रहण करती है, यानी इस वाले रूप को भी ग्रहण करती है फसलें, इस रूप को ग्रहण नहीं करती है। यानी जो नाइट्राइट फॉर्म में इसको फसल ग्रहण नहीं करती है, ये फसल के लिए जहरीला होता है, टॉक्सिन्स होता है इसमें। तो यानी जो जमीन के अंदर देने वाला यूरिया है वो ये है, और फसल जो ग्रहण कर रही है वो ये वाला रूप अमोनिकल फॉर्म में और नाइट्रेट फॉर्म में ग्रहण कर रही है, और नाइट्राइट फॉर्म में फसल इसको ग्रहण नहीं कर रही है, क्योंकि फसल के लिए अनुपयोगी है, जहरीला है। अब यहाँ पे जो यूरिया है आप जमीन के अंदर डाल रहे हो, वो ये वाला यूरिया डाल रहे हो, फसल ग्रहण कर रही है उसको इस रूप में। तो यूरिया को इस रूप से इस रूप में बदलने के लिए जो आपकी जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं आपकी जमीन के अंदर, जो ये वाले यूरिया को इस रूप में कन्वर्ट करके आपकी फसल को नाइट्रोजन देते हैं। तो यहाँ पे देख लेता हूं मैं, एक तो है नाइट्रोसोमोनास, एक तो ये वाला बैक्टीरिया, और एक है नाइट्रोसोलोबस, एक है नाइट्रोस्पाइरा, एक है नाइट्रोबैक्टर। यानी कि ये 4 प्रकार के जीवाणु हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोलोबस, नाइट्रोस्पाइरा और नाइट्रोबैक्टर। ये 4 प्रकार के जीवाणु आपके जो यूरिया आप जमीन के अंदर डाल रहे हो, दे रहे हो, उसको इस रूप में कन्वर्ट करते हैं। और पहले क्या था कि ये जो 4 प्रकार के जीवाणु हैं इनकी संख्या लाखों करोड़ों में थी, अरबों में, अरबों खरबों में थी। तो जो पहले थोड़ा सा भी यूरिया डाला जाता था तो वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता था इन रूप में, और आपकी फसल उसको ग्रहण कर लेती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, दिनों दिन इसकी संख्या घटती जा रही है, यानी इन बैक्टीरिया की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि आप जमीन के अंदर जो दवाइयां हैं, दवाइयां डाल रहे हो, कीटनाशक डाल रहे हो, पेस्टिसाइड डाल रहे हो, हार्मोन डाल रहे हो, तो इससे इनकी जो संख्या है वो दिनों दिन लगातार घटती जा रही है। अब आपकी जमीन के अंदर यदि इन बैक्टीरिया की संख्या, जो नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोसोलोबस है, नाइट्रोस्पाइरा है और नाइट्रोबैक्टीरिया है, इनकी संख्या अगर अच्छी मात्रा में है, लाखों करोड़ों में है, तो आपकी यूरिया को इस वाले रूप में ये बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देंगे। और यदि संख्या कम है तो कम मात्रा में यूरिया कन्वर्ट होगी, इन रूपों में कन्वर्ट होगी, और अगर यदि ज्यादा है तो अच्छी मात्रा में यूरिया यानी अमोनिकल फॉर्म में और नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर आपकी उसको फसल जो है ग्रहण कर लेगी। तो यानी ये जो 40-50% है ये इस प्रोसेस के थ्रू ही आ रहा है। यानी कि ये एक जो यूरिया है इन रूपों में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये विभिन्न बैक्टीरिया के द्वारा होती है, और ये जो परसेंटेज है ये घटता बढ़ता रहता है। यानी अगर आपकी जमीन अच्छी होगी, उपजाऊ होगी, और ये जो सभी प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो अच्छी मात्रा में होंगे, तो आपकी जो यूरिया है वो ज्यादा मात्रा में इन रूपों में कन्वर्ट होगी, और ज्यादा मात्रा में आपकी फसल को नाइट्रोजन प्रदान होगी। अब यहां से अपन एक चीज देख लेते हैं कि यहाँ पे अपने 1 kg में जो नाइट्रोजन थी वो 1.02% आ गई। अब यहां से मैं एक वैल्यू ले लेता हूं कि जैसे मान लो मैंने 40% ले लिया कि जो आप जमीन के अंदर जो यूरिया डाल रहे हो वो फसल आपका 40% ही ग्रहण कर रही है। ये घटता बढ़ता रहता है, फिक्स नहीं है ये। अब जैसे मैंने 40% ले लिया तो मैं यहाँ पे 45 kg का 40% निकालता हूं, यानी 45 kg का मैं 40% निकालूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 18 kg। यानी कि आप जो फसल में 45 किलो का कट्टा डाल रहे हो
उसको जो है फसल कितना ग्रहण कर रही है, उसको 18 केजी। बाकी का यूरिया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है जमीन के अंदर। क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि इसकी जो कन्वर्जन की जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। आपकी जमीन की पीएच कितनी है, मिट्टी कैसी है, बैक्टीरिया कैसे हैं, वहां का क्लाइमेट कैसा है, यानी सारी चीजों पर निर्भर करता है। तो अपने पास 18 केजी यूरिया आ गया, यानी आपने डाला कितना था जमीन के अंदर 45 केजी, यानी एक कट्टा आप डालोगे तो 18 केजी वो फसल ग्रहण करेगी। अब ये 18 केजी आ गया। अब 18 केजी यूरिया में कितनी नाइट्रोजन होगी, यानी अपने पास यहाँ 1 केजी में जो यूरिया था उसमें नाइट्रोजन कितनी थी, 1.02। तो 18 केजी यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होगी, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी जो 18 केजी यूरिया में जो नाइट्रोजन होगी, मैं इसको इंटू कर देता हूं, 18 इंटू 1.02। तो जो नाइट्रोजन होगी वो 18 केजी में, यानी कि 18 दूना 36, यानी कि आपकी फसल में जो आप एक 45 किलो का कट्टा डाल रहे हो खाद का या यूरिया का, उसमें 46% नाइट्रोजन होती है। तो फसल उसको कितना ग्रहण कर रही है, यानी 18 केजी ही ग्रहण कर रही है फसल, और उसमें नाइट्रोजन कितनी है, 18.36%। यानी कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि आप जो एक कट्टा जमीन के अंदर 45 किलो का दोगे, उसमें से आपकी फसल को 18.36% नाइट्रोजन ही मिलेगी। बाकी की नाइट्रोजन लॉस हो गई विभिन्न कारणों की वजह से, इसके कन्वर्जन प्रोसेस की वजह से। अब इधर तो कोई कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ 4% है और यहाँ पे 36% है। अगर अपन इस नैनो लिक्विड यूरिया की बोतल के जो नाइट्रोजन है, कुल नाइट्रोजन 4% है, इसका पूरा का पूरा मान लो फसल ने ग्रहण भी कर लिया, तब भी ये इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 18.5% के लगभग है। तो आप खुद देख लो इसको, यानी पूरा का पूरा ही ये कन्वर्ट कर रहे, जैसे मान लो ये 4% इसमें नाइट्रोजन है और पूरी ही इसने फसल ने ग्रहण कर ली, तो मान लो 4% ही पूरी ग्रहण कर ली, तब भी ये इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 18.36% है। तो फसल को नाइट्रोजन किससे ज्यादा मिल रही है, नैनो लिक्विड यूरिया से या फिर ये कट्टे वाले यूरिया से, इस कट्टे वाले यूरिया से ज्यादा मिल रही है। तो आप खुद समझ गए होंगे यहाँ पे। अब ये जो दूसरा दावा है, यानी ये तो पहला था एक बोतल यूरिया एक बैग के बराबर है या नहीं है, ये अपन ने देख लिया, यानी एक बैग में जो यूरिया है उसकी 18.5% फसल को मिल रही है, और इधर अगर पूरी मान लेते हैं अभी अपन, तब भी ये 4% ही है, तो ये इसके बराबर नहीं है। जो दूसरा दावा था इफ्को का, या इफ्को ने जो बताया था वो ये था कि लागत घट जाएगी, यानी नैनो लिक्विड यूरिया के उपयोग से किसानों की लागत घट जाएगी। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लागत घट जाएगी। अब आप ये बताओ कि यानी ये जो नैनो लिक्विड यूरिया है, ये स्प्रे के रूप में किसान भाई यूज करते हैं, और इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अच्छा प्रोडक्शन और अच्छा जो उत्पादन है या फसल की अच्छी ग्रोथ करने के लिए आपको 2 बार इसका स्प्रे करना होगा। एक तो जो बढ़वार है फसल की उस समय, और एक फूल आने से पहले। अब किसान भाइयों को अच्छी तरह से पता है कि स्प्रे करने में ज्यादा खर्चा आता है या जो दूसरा वाला यूरिया है, दानेदार यूरिया खेत में डालने में ज्यादा खर्चा आता है। जैसे मान लो अगर आपको 1 बीघा जो यूरिया, 1 बीघा जो खेत है, फसल है, उसमें आपको 1 कट्टा यूरिया का डालना हो, और दूसरी तरफ नैनो लिक्विड यूरिया का स्प्रे करना हो, तो किसमें ज्यादा लागत आएगी। यानी 1 कट्टा यूरिया फसल में किसान 1 घंटे में डाल के आ जाता है, 1 घंटा भी नहीं लगता उसको। लेकिन स्प्रे में अगर वो भी आपको 2 बार स्प्रे करने पड़ेंगे, 2 बार स्प्रे, यानी फूल आने से पहले और फूट आने के समय, यानी वृद्धि होते समय, बढ़वार होते समय। तो अगर अपन इसके लागत की बात करें तो जैसे एक स्प्रे में यानी 4 टंकी लगेगी, जो 15 लीटर वाली टंकी आती है छोटी, वो 4 टंकी लगेगी। अब उसके लिए पहले आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी और मजदूर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आप खुद दो तो तभी मेहनत तो लगेगी। और दूसरा जो स्प्रे है वो यानी जैसे मान लो आपकी फसल बड़ी है, वो कह रहा है फूल आने से पहले, इस बोतल पे लिखा हुआ है दूसरा स्प्रे फूल आने से पहले करना होगा। तो फूल आने से पहले मान लो फसल बड़ी है, जैसे सरसों की फसल लगी हुई है, बड़ी हो गई, फूल आने से पहले बड़ी हो जाती है फसल, या कोई दूसरी फसल है, ज्वार है, मक्का है, बड़ी हो गई फसल, दूसरा स्प्रे कैसे करोगे आप? मशीन से, छोटी मशीन से हो जाएगा स्प्रे आपका? कैसे होगा? तो ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ड्रोन में हर किसी किसान की बस की बात है ड्रोन का इस्तेमाल करने की, तो कितना खर्चा हो गया?
तो आप खुद समझ लो कि लागत किसमें ज्यादा आ रही है, 1 कट्टा यूरिया डालने में 1 बीघा में ज्यादा लागत आ रही है या फिर स्प्रे करने में ज्यादा लागत आ रही है। तो लागत घट जाएगी, यानी लागत घट जाएगी नहीं, लागत बढ़ जाएगी। नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसानों की लागत बढ़ रही है। तीसरा है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि यानी इफ्को ने यह बात भी कही कि नैनो लिक्विड यूरिया से उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। उत्पादन में वृद्धि कैसे होगी? जब आपके फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति ही नहीं हो रही, यानी जो फसल है उसमें नाइट्रोजन के बहुत सारे मुख्य कार्य होते हैं, यानी नाइट्रोजन से अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, यानी अमीनो एसिड्स बनते हैं, उसकी वजह से फिर प्रोटीन बनते हैं। तो यानी जब आप उसमें प्रोटीन ही कम बनेगा, यानी जब आप नाइट्रोजन ही कम लगेगी तो एमिनो एसिड्स ही कम बनेंगे, और एमिनो एसिड्स कम बनेंगे तो फिर प्रोटीन भी कम बनेगा, और प्रोटीन कम बनेगा तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्शन भी कम होगा, और जो फसल की ग्रोथ है, स्टोरेज है, वो भी कम होगा। तो उत्पादन में भी वृद्धि नहीं होगी। यदि आपने ढंग से नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं की तो उत्पादन तो वैसे भी बढ़ने वाला नहीं है। तो यहां पे मैंने ये तीनों चीजें क्लियर करने की कोशिश की, और अंत में मैं जो नैनो लिक्विड यूरिया है इसके प्रोडक्ट को लेकर जो रिसर्च हुई है उसके बारे में भी मैं इसको आपको दिखाना चाहूंगा। यानी नैनो लिक्विड यूरिया को लेकर, इसके दावे को लेकर जो इफ्को ने इसके बारे में बड़े बड़े दावे किए हैं, इसको लेकर जो डेनमार्क की यूनिवर्सिटी है कोपेनहेगन, वहां पे भी इसके बारे में रिसर्च हुई, और जो भारत की पंजाब यूनिवर्सिटी है वहां पे भी इसके बारे में रिसर्च हुई। और इसकी जो रिसर्च है उसको प्रकाशित किया है डाउन टू अर्थ पत्रिका ने। यानी डाउन टू अर्थ पत्रिका में नैनो लिक्विड यूरिया की जो रिसर्च की गई थी डेनमार्क के कोपेनहेगन वैज्ञानिकों ने और पंजाब यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने, इनके दावे को लेकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में डाउन टू अर्थ में पब्लिश किया है इस रिपोर्ट को। तो उसको भी अपन देख लेते हैं कि क्या है। तो चलिए देखते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक, इन्होंने अपनी रिसर्च की लगातार 2 वर्षों तक, यानी कि 2021-22 में और 2022-23 में, यानी गेहूं और चावल की फसल पर नैनो लिक्विड यूरिया का प्रयोग करके इन्होंने देखा। और क्या, और ये जो इनकी रिसर्च है वो डाउन टू अर्थ पत्रिका ने पब्लिश की है। ये डाउन टू अर्थ पत्रिका 1992 से चली आ रही एक पत्रिका है जो एनवायरमेंट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर और क्लाइमेट से संबंधित जो रिसर्चें होती है उनको पब्लिश करती है, और इसका हिंदी में भी वर्जन है। तो चलिए अपन इसको ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कि क्या है इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया है नैनो लिक्विड यूरिया को लेकर। तो देखते हैं, मैं मोबाइल निकाल लेता हूं, इसमें ही ऑनलाइन देखेंगे इसकी रिपोर्ट को। तो यहां से मैं लॉग खोल लेता हूं और यहां से अपन गूगल चलते हैं, और इसमें मैं लिखता हूं यूरिया रिपोर्ट, यानी कि यूरिया रिपोर्ट इन डाउन टू अर्थ, और हिंदी में चाहिए मेरे को इसलिए मैं इन हिंदी कर देता हूं। क्या आता है देखते हैं। चलिए, ये शुरू की हेडलाइन आ गई, यानी पहले ही ऊपर ही ऊपर इसके बारे में दिया गया है, और इसकी जो हेडलाइंस हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है डाउन टू अर्थ, और उसकी हेडलाइन है नैनो यूरिया के इस्तेमाल के बाद घट गया उत्पादन और प्रोटीन, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने किया खुलासा। यानी ये जो रिपोर्ट है वो डाउन टू अर्थ पत्रिका में पब्लिश की गई है पंजाब यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के द्वारा। यानी उन्होंने गेहूं और चावल की फसल के अंदर लगातार 2 वर्षों तक नैनो लिक्विड यूरिया का इस्तेमाल किया, और फिर ये पाया कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल के बाद घट गया उत्पादन और प्रोटीन, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने किया खुलासा। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है, इसमें देख रहे हैं अपन, यानी गेहूं की पैदावार में 21.6%, यानी जो गेहूं है इसकी पैदावार में 21.6% की कमी आ गई, और चावल की जो पैदावार है उसमें 13% की कमी आ गई। यानी 2021-22 और 2022-23 को इन्होंने 2 सालों तक गेहूं और चावल की फसल में इसका स्प्रे किया, जो इफ्को ने बताई गई डोज है उसके अनुसार ही। उसके बाद में आगे अपन देखते हैं इसमें क्या है
यानी 2020-21 और 21-22 में। अब देखते हैं इसके बाद में क्या है। सॉरी, यहाँ पे जो है 2020-21 है और 2021-22 है। इन 2 सालों में इन्होंने रिसर्च की थी इसके ऊपर। और उसके बाद में इन्होंने ये बताया कि चावल और गेहूं में जो नाइट्रोजन कंटेंट है उसमें 17 और 11% की कमी दर्ज की गई। यानी शोध में उपज में कमी के अलावा चावल और गेहूं के अनाज में नाइट्रोजन कंटेंट में क्रमशः 17 और 11.5% की कमी दर्ज की गई। यानी कि जो नाइट्रोजन कंटेंट था, यहाँ पे प्रोटीन लिख दो या नाइट्रोजन लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन आपकी फसल को कम दोगे तो जाहिर सी बात है प्रोटीन भी कम ही होगा। तो मैं नाइट्रोजन लिख देता हूं। तो यहाँ पे जो गेहूं है इसमें 17 और इसमें 11.5%। यानी कि इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो इन्होंने लगातार 2 वर्षों तक गेहूं और चावल की फसल के ऊपर नैनो लिक्विड यूरिया का इस्तेमाल किया और ये पाया कि गेहूं में जो गेहूं का प्रोडक्शन था उसमें 21.6% की कमी आ गई और इसके प्रोटीन में 17 यानी नाइट्रोजन में 17% की कमी आ गई। यानी फसल के जो प्रोडक्शन था उसमें भी कमी आ गई और जो यानी जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसमें नाइट्रोजन कंटेंट भी कम था। अब जब नाइट्रोजन कंटेंट कम होगा तो प्रोटीन भी कम होगा, क्योंकि फसल में प्रोटीन बनता कहां से? नाइट्रोजन से। अब यहाँ पे जो चावल है, चावल के उत्पादन में 13% की कमी आई और जो नाइट्रोजन कंटेंट है उसमें 11.5% की कमी आ गई। तो ये तो हुई पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसके जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपनी रिसर्च में डाउन टू अर्थ में पब्लिश किया था इस रिपोर्ट को। और अब अपन एक रिपोर्ट और देख लेते हैं। क्या है दूसरी रिपोर्ट, इसको बैक लेता हूं मैं और इसी को ही अपन नीचे स्क्रॉल करते हैं। और यानी एक ये है, यानी जो डेनमार्क की यूनिवर्सिटी है कोपेनहेगन, इन्होंने भी नैनो लिक्विड यूरिया के दावों को लेकर रिसर्च की और इसमें भी डाउन टू अर्थ पत्रिका ने अपने इनकी रिसर्च को पब्लिश किया है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो, संदिग्ध है नैनो यूरिया का प्रभाव, इफ्को पर झूठा दावा करने का आरोप, शोध। यानी इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भाई नैनो यूरिया के जो इसका जो प्रभाव है, यानी जो इफ्को बता रहा है कि इसका प्रभाव अच्छा होता है, ये होता है, ऐसे होता है, ये संदिग्ध है, यानी अभी तक क्लियर नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो दावा कर रहे हैं वो झूठा कर रहे हैं। और इसमें ये इन्होंने ये कहा, लास्ट में चलते हैं अपन नीचे, और इसमें नैनो फर्टिलाइजर एक संदिग्ध कंपाउंड है जिसका व्यवहार अभी तक पता ही नहीं है। यानी इन्होंने नैनो कंपाउंड है, नैनो लिक्विड यूरिया है, नैनो कंपाउंड है, इसको एक संदिग्ध बता दिया कि ये जो एक कंपाउंड है वो संदिग्ध है। तो आप देख सकते हो इसको ऑनलाइन चेक करके। और अब अपन यानी कुल मिलाकर बात यह है इस वीडियो बनाने की कि ये जो प्रोडक्ट है नैनो लिक्विड यूरिया का, ये प्रोडक्ट अब तक के यूरिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इफ्को है इस प्रोडक्ट को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर इफ्को ने बताया था। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन काम करने के मामले में कम है, यानी फसल में आपका इतना काम नहीं कर रहा है जितना दूसरे प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करता। ये जो नैनो लिक्विड यूरिया का प्रोडक्ट है वो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा, न के बराबर करेगा। यानी आपकी जमीन को भी प्रदूषित नहीं करेगा, यानी मनुष्य के जो हार्मफुल, मनुष्य के लिए भी हार्मफुल नहीं होगा, एनवायरनमेंट के लिए भी नहीं है। यानी किसी भी तरीके से इसके जो नुकसान है वो बाकी के प्रोडक्ट की तुलना में न के बराबर है। तो अब अगली वीडियो में अपन यूरिया के बारे में जो नुकसान है, फायदे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।